इस वीडियो में हम शंघाई निगम संगठन के बारे में जानने जा रहे हैं और यह भारत को कैसे लाभ पहुंचाता है। मैं उन देशों की वर्तमान भू राजनीतिक स्थिति का संक्षेप में वर्णन करूंगा जो इस संगठन में शामिल हैं। एसीओ शंघाई सहयोग संगठन के लिए खड़ा है। यह एक ऐसा संगठन है जो अब राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठजोड़ चाहता है जो देश इसका हिस्सा है। जब आप शंघाई सहयोग संगठन शब्द को देखते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि शंघाई चीन में एक जगह है, इसका मतलब है कि चीन इसका बहुत हिस्सा है। उसके बाद कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, इन 4 देशों को देखकर आप आसानी से कल्पना कर सकते हैं कि रशिया भी इस संगठन का हिस्सा है, क्योंकि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान वे पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा थे। तब भारत और पाकिस्तान भी इस संगठन के सदस्य हैं, इसलिए कुल मिलाकर 8 सदस्य देश हैं। अब मुझे इन सभी देशों को एक विश्व मानचित्र पर रखने दें। यदि आप इन देशों को देखें तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, हालांकि वे पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा थे, लेकिन वर्तमान में वे केंद्रीय एशिया का हिस्सा हैं। और फिर भारत और पाकिस्तान जैसे देश दक्षिण एशिया का हिस्सा हैं। चीन पूर्वी एशिया और अंत में रूस का हिस्सा है। यह एक ऐसा देश है जो पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया के विशाल विस्तार पर फैला है। यह कैसे शंघाई सहयोग संगठन है। इसे यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन के रूप में भी जाना जाता है, और आंशिक रूप से इस तथ्य के कारण भी कि ये सभी सदस्य राज्य यूरेशियन प्लेट का हिस्सा हैं। अब यह संगठन 15 जून 2001 को शंघाई में घोषित किया गया था, लेकिन यह 19 सितंबर 2003 को लागू हुआ। हालांकि शुरू में उज़्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं थे। उस समय इसे शंघाई 5 समूहन कहा जाता था। मैं 1996 की बात कर रहा हूं। उज़्बेकिस्तान 2001 में शामिल हुआ और आखिरकार भारत और पाकिस्तान 2017 में शामिल हो गए। राज्य परिषद के प्रमुखों का सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। इसमें संबंधित सदस्य राज्यों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री शामिल हैं। वे संगठन के बजट को मंजूरी देंगे, संगठन के भीतर राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा मामलों से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करें। राज्य परिषद के प्रमुखों के बाद सरकार के प्रमुखों की परिषद, जो आमतौर पर प्रधानमंत्री होती है, वे संगठन में दूसरी सबसे बड़ी परिषद होती है। उसके बाद संबंधित विदेश मंत्री इन स्थितियों और एजेंडों पर चर्चा करते हैं। राज्य परिषद के प्रमुख वर्ष में एक बार मिलते हैं और संगठन के सभी महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय और दिशानिर्देश अपनाते हैं। आतंकवाद और अन्य बाहरी खतरों के खिलाफ सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए सदस्यों के बीच सैन्य अभ्यास भी नियमित रूप से किए जाते हैं। भौगोलिक कवरेज और जनसंख्या के मामले में एसीओ दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। जब भी भारत और चीन किसी भी समूह का हिस्सा होते हैं, तो उनकी कुल आबादी का लगभग 36 और विश्व की आबादी का 67% हिस्सा है। और जब आप संयुक्त भौगोलिक क्षेत्र या भूमि द्रव्यमान के संयुक्त प्रतिशत को देखते हैं, तो भारत और चीन के रूप में लगभग विश्व भूमि का लगभग 20% हिस्सा होता है। इस संगठन को पूर्व की गठबंधन के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि एशिया में इसकी बढ़ती केंद्रीयता के कारण प्रशांत और क्षेत्र का प्राथमिक सुरक्षा स्तंभ रहा है। आप कुछ हद तक नाटो से इसकी तुलना कर सकते हैं। जैसे नाटो को अक्सर पश्चिमी देशों के राजनीतिक और सैन्य गठबंधन के रूप में जाना जाता है, इसी तरह शंघाई सहयोग संगठन को पूर्व के गठबंधन के रूप में माना जाता है, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ नाम के लिए नहीं है। इसे एंटी नेटो गठबंधन के रूप में जाना जाता है। एसीओ में 4 पर्यवेक्षक राज्य हैं। वे अफगान, बेलारूस, ईरानी और मंगोलिया हैं। एक पर्यवेक्षक राज्य की भूमिका आपके कार्यस्थल पर एक नए कर्मचारी की तरह है। आपने देखा होगा, जब भी कोई नया कर्मचारी जुड़ता है तो उस व्यक्ति को एक अनुभवी कर्मचारी के पास बैठना पड़ता है। इसे शैडोइंग कहा जाता है। मूल रूप से नए कर्मचारी को एक काम करना पड़ता है और उसका पालन करना पड़ता है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समूह या संगठन में इसी तरह एक पर्यवेक्षक राज्य की भूमिका संगठन के कामकाज का निरीक्षण करना है, और कैसे पर्यवेक्षक राज्य होने के बाद चर्चा और बैठकें आयोजित की जाती हैं। वे तब एक संवाद भागीदार बन जाते हैं, जहां उन्हें धीरे धीरे चर्चाओं का हिस्सा बनने दिया जाता है, जहां उन्हें संवादों में शामिल होने का अवसर दिया जाता है। इसलिए वर्तमान में एसीओ में 4 पर्यवेक्षक राज्य हैं और 6 संवाद सहयोगी हैं। वे आर्मेनिया, अल्बानिया, कैम्बोडिया, नेपाल, टर्की और श्रीलंका हैं। अब भारत के संबंध में कुछ सीधी बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना है, इस सदस्यता का वास्तव में क्या मतलब है। भारत। उत्तर बहुत सीधा है, लेकिन उत्तर देने से पहले मैं सिर्फ परिदृश्य की व्याख्या करूंगा। कृपया उन सभी देशों को देखें जो इस संगठन का हिस्सा हैं, चाहे वो सदस्य राज्य हो या पर्यवेक्षक राज्य या संवाद सहयोगी।
अब मुझे उन सभी देशों की ओर इशारा करना चाहिए जो भारत के पहले चीन के साथ गंभीर और वैध चिंताएं हैं। फिर पाकिस्तान की नेपाल और श्रीलंका, जैसा कि आप जानते हैं कि चीनी राजनीति के साथ साथ आर्थिक निवेश से बहुत प्रभावित हैं। अधिकांश निवेश बेल्ट और सड़क पहल का हिस्सा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बड़े पैमाने पर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा केंद्रीय एशिया के ऊर्जा क्षेत्रों तक पहुंच बनाने की चीन की विस्तारवादी योजना का हिस्सा है। चीन ने श्रीलंका पर भी नियंत्रण हासिल कर लिया है। इसके ऋण जाल कूटनीति के माध्यम से बंदरगाहों पर रेलवे लाइनों के बिजली संयंत्रों और कई अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में चीनी निवेश होता है। संक्षेप में, चीन श्रीलंका में सबसे बड़ा निवेशक है। आज चीन में आने वाला चीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। नेपाल में प्रमुख बुनियादी ढांचे और ऊर्जा परियोजनाओं में चीन की फंडिंग स्पष्ट है। इनमें पश्चिम सेठी बांध, पोखरा हवाई अड्डा और ऊपरी त्रिशूली जलविद्युत परियोजना और इस तरह के कई अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल हैं। हालांकि भारत के साथ ऐतिहासिक संबंधों में घनिष्ठ आर्थिक संबंधों का आनंद लिया गया है, लेकिन वर्तमान में नेपाल चीनी निवेश का आनंद ले रहा है और चीन के लिए अब तक नेपाल बना रहा है। अब आप तुर्की में आ रहे हैं, क्योंकि आप जान सकते हैं कि टर्की भी नेटो का सदस्य है। अगर आप टर्की की भौगोलिक स्थिति को देखें तो टर्की अपने भौगोलिक लाभों से बहुत अवगत है और यह एक मजबूत क्षेत्रीय खिलाड़ी है। अगर आप सभी को पिछले 100 वर्षों का थोड़ा सा इतिहास याद है तो टर्की बहुत ही अजीब स्थिति में है। यह पहले यूरोपीय और फिर रूसियों से घिरा हुआ था और फिर अमेरिकी लोग अमीरी छोड़ रहे हैं, रूस वापस नहीं आ रहे हैं और ब्रिटिश अन्य काम करने में व्यस्त हैं। अचानक टर्की अपने पंख खोल रहा है। यह काले बीच से लेकर समुद्र तक समुद्री व्यापार पर बहुत अधिक नियंत्रण रखता है। अगर आप सभी को याद है कि अयान संघर्ष, टर्की खुले तौर पर अयान का समर्थन करता है और फिर मार्च 2020 में भारत ने आर्मेनिया को सैन्य रडार की आपूर्ति की है, जो अरसान का राजनीतिक विरोधी है। फिर पिछले साल अक्टूबर 2019 में भारत ने 2 को रद्द करने की धमकी दी है। भारतीय नौसेना के लिए जहाजों के निर्माण के लिए टर्की के साथ $3 बिलियन की परियोजना, और जब भारत ने पिछले साल जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया, तुर्की के राष्ट्रपति ने इस कदम की आलोचना की और पाकिस्तान के लिए खुला समर्थन दिखाया। एकजुट राष्ट्र में कुल मिलाकर मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि पिछले कुछ वर्षों में टर्की का भारत के साथ संबंध स्वाभाविक सहयोगी के रूप में नहीं है। भू राजनीतिक स्थिति यह महान नहीं है और मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह बुरा है या यह महान नहीं है। दूसरी ओर, यदि आप टर्की और चीन संबंधों को देखते हैं तो दोनों संयुक्त राज्यों के आधिपत्य को चुनौती देने के बारे में साझा दृष्टिकोण रखते हैं और उनके बनाए संस्थान युग मुस्लिमों पर मुद्दे के अलावा चीन और टर्की को एक दूसरे से बहुत लाभ है। टर्की से चीन को बहुत लाभ है। जैसा कि आप जानते हैं कि टर्की ऊर्जा अवसंरचना, प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के लिए एक बड़े बाजार के साथ एक नेटो सदस्य है जो यूरोप और एशिया के चौराहे पर बैठा है। दूसरी ओर, चीन तुर्की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए हाई प्रोफाइल मेगा प्रोजेक्ट्स के वित्तपोषण के लिए टर्की को नकद प्रदान कर सकता है। अन्यथा टर्की को हमेशा पश्चिमी प्रभुत्व वाले संस्थानों जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वित्तीय सहायता लेनी होती है ताकि दोनों एक दूसरे से लाभान्वित हो सके। अब अगर मुझे जवाब देना है कि इस सदस्यता का वास्तव में भारत के लिए क्या मतलब है, और सरल और संक्षिप्त उत्तर ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी भारत के हित या प्राथमिक लक्ष्य हो सकते हैं उन्हें इस तथ्य से रद्द कर दिया जाएगा कि संगठन के सदस्यों के रूप में भारत के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी हैं। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा। मुझे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार जानने के लिए धन्यवाद। इसे देखने के लिए